चलिए होगा मैथ्स, नहीं मैथ्स होगा आप लोग का, चिंता मत करो, लेट नहीं होगा मैथ्स। और जितना क्वेश्चन सुबह हो रहा है उतना ही आप लोग का भी होगा। चलो देखो, पिछली क्लास में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? एनर्जी के बारे में, ठीक। और एनर्जी या ऊर्जा के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। और इसमें मैंने आपको बता दिया था बहुत सारा चीज, जैसे एनर्जी में दो तीन चीज बता दिया था, जैसे काइनेटिक एनर्जी बता दिए थे और पोटेंशियल एनर्जी बता दिए थे। फिर बताए थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताना था। क्या बताना था? ऊर्जा संरक्षण, हाँ, का सिद्धांत। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का क्या बताना था? सिद्धांत बताना था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है उसको लिखेंगे 2 लाइन, ठीक। तो देखो, हिंदी में पहले लिख लो जल्दी से, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। हिंदी में लिखिएगा कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा का विनाश नहीं होता। हिंदी में पहले, फिर इंग्लिश में अलग से लिखाऊंगा। बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा का संपूर्ण परिमाण, ऊर्जा का संपूर्ण परिमाण सदैव स्थिर बना रहता है। ऊर्जा का संपूर्ण परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी, सदैव स्थिर बना रहता है। इंग्लिश में लिखो, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, but one form of energy is transformed, one form of energy is transformed into another form, into another, full stop. The total result of energy always, the total result of energy always remains constant, remains constant, remains constant, ठीक। चलिए आगे देखिए फिर। अब देखो क्या लिखे हम लोग, तो हम लोग क्या लिखे कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप और हम एनर्जी बना नहीं सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे लकड़ी कैसे बनेगी आपको मालूम है? लकड़ी के लिए क्या चाहिए? पेड़। और पेड़ कैसे बनेगा? पौधे से, ठीक। तो पौधा या प्लांट ग्रो करेगा मिट्टी के हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। वो ग्रो करेगा, धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। पेड़ बन जाएगा तो उसको कट करेंगे तो लकड़ी बन जाएगी। लकड़ी को जलाने से क्या मिलेगी? हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक। तो हमने जमीन की एनर्जी को लकड़ी में बदल लिया और लकड़ी की एनर्जी को हीट में बदल दिया। अब वो हीट खत्म नहीं हुई, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। और फिर उस एटमॉस्फेयर की हीट से एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी चली गई उसको हम वापस दूसरे तरीके से ला पाएंगे, वैसे नहीं ला पाएंगे, ठीक। तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, बस, ठीक। यही है इसका कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस फॉर्म चेंज कर सकते हैं। पकड़ पाए? चलो अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसका नाम है फ्रिक्शन। हेडिंग डाल लो। एनर्जी में बहुत सारा चीज मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन भी करवा दिए, और अब पढ़ेंगे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये नया चैप्टर है,
घर्षण। टॉपिक भी नया है, ठीक है, टॉपिक भी नया है और आप चैप्टर भी नया डाल सकते हैं, घर्षण, ठीक है, फ्रिक्शन। आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए फ्रिक्शन या घर्षण। आ जाओ। अब फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, आप बचपन से पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो दीजिए गेट को थोड़ा और पुश कर दीजिए, एसी चालू हो गया। हाँ फैन ऑफ कर दीजिए। फ्रिक्शन या घर्षण हम पढ़े हैं। आपको पता है कि एक सरफेस पे दूसरे ऑब्जेक्ट को चलाने से क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है जिसको हम तल कहते हैं, और ये कोई ऑब्जेक्ट है बॉक्स, उसको हम यहां से पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो हम इधर पुश कर रहे हैं यानी उसको धक्का दे रहे हैं, तो गति कराने की कोशिश कर रहे हैं, मूवमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। घर्षण बल, इसको घर्षण बल भी बोलते हैं, वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक, कैसे, तो देखो, जब धक्का देंगे तो क्या हम इसको आसानी से धक्का दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे। तो बदले में वो हमको इधर की तरफ थोड़ा क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिससे हमको धक्का देना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। अगर धक्का देना मुश्किल नहीं होता तो हम बस छूते ना तो वो फिसल जाता, क्या हो जाता, फिसल जाता। ठीक, फ्रिक्शन क्यों हो पाता है, क्योंकि ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ। रफ मतलब खुरदुरा। तो घर्षण के लिए रफ सरफेस या खुरदुरा सरफेस होना चाहिए। क्या ये टाइल्स रफ सरफेस है, तो हम चल क्यों पाते हैं इस पे? आपको लग रहा है कि ये रफ सरफेस नहीं है टाइल्स, लेकिन ये एक्चुअल में रफ सरफेस ही है। हमारे पैर और इसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण हम इस टाइल्स पे क्या कर पाते हैं, आसानी से चल पाते हैं। लेकिन अगर इस टाइल्स पे ऑयल गिरा दिया जाए तो हम इस पे चल नहीं पाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ठीक है, छोटे बच्चे जैसे होते हैं घर में, तो घर में टाइल्स लगा रहता है तो डर लगता है कि वो चलेंगे तो गिर जाएंगे। अभी जान लो थोड़ा सा पानी कहीं गिर गया तो हम तो संभल जाएंगे, लेकिन उनके चलने से डर लगता है कि वो फिसल के गिर जाएंगे और सिर में चोट लग जाएगी। तो ऐसा होता है। तो टाइल्स में हमको लग रहा है कि फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फैन तो ऑन करना पड़ेगा, लग रहा है ये एसी काम नहीं कर रहा है। टाइल्स में लग रहा है, हमको लग रहा है कि क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, एकदम चिकना दिख रहा है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन है। तभी तो हम चल पा रहे हैं ना, नहीं तो चल नहीं पाते। किसी भी सरफेस पे खुरदुरापन नहीं होगा या रफ नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। रोड में भी गाड़ी इसलिए चल पाते हैं क्योंकि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन। अच्छा, उसी फ्रिक्शन के कारण आप बचपन में देखो साइकिल चलाए होगे, साइकिल चलाने के बाद पैडल रोक देते थे तो साइकिल थोड़ी दूर तक जाके क्या होती थी, रुक जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि टायर और साइकिल रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। तो वो टायर को साइकिल को आगे जाने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन कुछ दूर जाते जाते वो उसको क्या कर देता है, फाइनली रोक देता है। अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं होता तो कभी भी साइकिल रुकती नहीं, बस एक बार पेडल मार दो वो चलती रहती। जैसे स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में अगर आप कोई चीज फेंक दिए तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक उसको क्या ना कर दे, कोई रोक ना दे। क्योंकि अंतरिक्ष में, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, हवा है, बस हवा भी नहीं है वहां पे, तो वैक्यूम है। वैक्यूम में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता, और सरफेस तो है ही नहीं वहां पे। तो कोई भी चीज वहां फेंक दोगे तो अपने आप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। पकड़ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, वो ग्रेविटी के कारण खिंचाएगा जरूर, लेकिन जब तक ग्रेविटी नहीं वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कहाँ जाएगी उसको भी नहीं पता। तो घर्षण समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा?
फ्रिक्शन या घर्षण के लिए जिस सरफेस पे फ्रिक्शन हमको कराना है उसका खुरदुरा होना क्या है, बहुत जरूरी है। ये चेयर जो है, आप लोग कभी कभी धक्का मारते हो तो आवाज आता है कि नहीं आता? वो फ्रिक्शन के कारण ही आता है, क्योंकि चेयर इधर जाने से क्या होती है, अपोज करती है, वो नहीं जाना चाहती। आप जिधर धकेलना चाहते हो वो उधर नहीं जाना चाहती, वो अपोजिट फोर्स लगाती है। न्यूटन का थर्ड लॉ लगाती है कि कोई भी चीज को हम धक्का देंगे तो बदले में उतना ही फोर्स वापस हमको क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया या रिएक्शन के रूप में मिलेगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करेंगे, इसका 2 लाइन लिखेंगे और समझेंगे इसके बारे में धीरे धीरे। चलो फ्रिक्शन का डेफिनेशन थोड़ा लिख लो, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हिंदी में लिख लो। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी दूसरी वस्तु को जब किसी वस्तु की सतह पर किसी दूसरी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है, गति कराने का प्रयास किया जाता है, या गति कराया जाता है, या गति कराया जाता है, तो सतह से समांतर और गति की दिशा में एक विपरीत गति अवरोधक बल कार्य करता है। एक विपरीत गति अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। जिसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक, अब इंग्लिश में लिख लो, फिर और समझाएंगे। When an attempt is made to when an attempt is made to move an object on the surface move an object on the surface of an object of an another object or it is made to move or it is made to move or it is made to move, comma, then a motion resisting force act on it. Then a motion resisting force act on it. Parallel to the surface and parallel to the surface and opposite which is called friction force, and opposite, comma, which is called friction force, which is called friction force. ठीक, अब चलो सुनना देखें। अभी हमने क्या बात किया कि अगर कोई सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई सामान रख दिए हैं, और उस पे हम ऐसा फोर्स करा रहे हैं कि भाई तुम इधर चलो, किधर चलो, इधर चलो, बल लगा रहे हैं कि उधर चलो। तो बदले में ये भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा? प्रतिक्रिया बल या रिएक्शन फोर्स लगाएगा कि नहीं जाऊंगा उधर, क्या नहीं करूंगा, उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारी पावर ज्यादा होने से उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम धक्का देंगे कि कैसे नहीं जाओगे, तो फाइनली वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ऐसा में जैसे मान लो कि ये चेयर बहुत भारी है, तो क्या कोई छोटा बच्चा इसको धक्का देके घसका सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चेयर की रिएक्शन फोर्स ज्यादा है उस बच्चे के एक्शन फोर्स से। जो बच्चा बल लगाएगा उसके कंपैरिजन में चेयर उस पर ज्यादा बल लगाएगी, तो बच्चा उस चेयर को नहीं धकेल पाएगा। ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण धकेल नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो अपोजिट में बल लग रहा है। लेकिन आप और हम जिसकी पावर ज्यादा है चेयर से, चेयर में क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, वो अपनी जगह पे है,
हालांकि स्थितिज ऊर्जा हाइट पे होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पे फ्रिक्शन के कारण उसमें एक एनर्जी आएगी, रिएक्शन वाली एनर्जी। तो हम अगर धक्का देंगे तो हमारी पावर ज्यादा हो जाएगी, तो फाइनली चेयर को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन हम आसानी से धक्का नहीं दे पाएंगे, हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और वो फोर्स कब लगाना पड़ेगा, जब वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी कि नहीं हम उधर नहीं जाएंगे, तो वो धक्का लगा के हम धक्का देंगे उसको। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लो कोई बड़ा सा पहाड़ है, क्या हम उसको धक्का दे के खसका सकते हैं इधर से उधर? पत्थर है बड़ा सा कोई, क्या हम उसको धक्का दे के इधर से उधर खसका सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं है। लेकिन हनुमान जी को बुला दिया जाए तो वो क्या करेंगे, पहाड़ को उठा लेंगे और चल देंगे कहीं। तो वो बात है, फ्रिक्शन के कारण हम किसी चीज को जब धक्का देते हैं तो बदले में अपोजिट क्या लगाती है, बल लगाती है। क्या लगाती है, बल। और इसी समय एक कार्य होता है, क्या होता है, वर्क होता है। हम बल धक्का दे रहे हैं तो काम कर रहे हैं ना कुछ, तो वो काम जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट क्या आ रहा है, वो फ्रिक्शन आ रहा है। याद रखना, फ्रिक्शन में जब भी हम कोई काम करेंगे वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम बल की दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, बदले में अपोजिट फोर्स आ रही है विपरीत दिशा में, वो हम पे फोर्स लगा रहा है। तो जो हम कार्य करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कार्य, क्योंकि वो भी तो फोर्स लगा रहा है। हाँ चलो अब थोड़ा सा और आगे, फ्रिक्शन क्यों होता है, घर्षण क्यों होता है? तो कोई सरफेस जब खुरदुरा होता है, रफ होता है, तभी फ्रिक्शन हो सकता है, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ठीक, फ्रिक्शन के कारण ही जब बचपन में हम लोग चप्पल पहनते थे तो चप्पल क्या हो जाता था, घिस जाता था। बहुत पहले, आजकल तो सबके पास चार चार पांच पांच जोड़ी चप्पल रहता है या जूता रहता है। जब हम छोटे थे तो घर में एक ही चप्पल रहती थी हमारे लिए, और एक ही जूता होता था स्कूल का। ठीक है, तो उसी चप्पल को पहन के हर जगह जाना है, दुकान भी जाना है, शादी में भी जाना है उसी चप्पल को पहन के जाना है, किसी बर्थडे में भी जाना है उसी चप्पल को पहना है। ऊपर नया कपड़ा, लेकिन चप्पल क्या रहती थी, पुरानी रहती थी, उसी को पहन के जाना है। और स्कूल वाला जूता नहीं पहन सकते, वो स्कूल का जूता पहन के आ गया, शर्म लगता था। ठीक है, और जूता नहीं रहता था उस समय ज्यादा, क्योंकि उस समय लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता था। वो एक ही चप्पल को हम लोग पहनते थे, और जब उसका वो टूट जाता था रबड़, तो नया रबड़ लगवा के पहनते थे, और वो चप्पल घिसते घिसते एकदम पतली हो जाती थी। अच्छा, इतनी पतली हो जाती थी कि कभी कभी चलते चलते पैर भी घिसाने लगता था, तब समझ में आता था कि अब इसको चेंज कर देना है। हुआ है आप लोग के साथ? मेरे साथ तो हुआ ये चीज। ठीक, तो ऐसा करते थे। आजकल क्या है कि अगर थोड़ा सा चप्पल टूट जाए ना तो रबड़ चेंज नहीं करते, फेंक देते, बाय नया लेके आओ, ये नहीं चलेगा। खैर, तो वो चप्पल क्यों घिसती थी, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। चप्पल इसलिए घिसती थी क्योंकि जमीन और उसके बीच में फ्रिक्शन होता था, और फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाती थी, रबड़ वहां से निकल जाता था। पकड़ पा रहे बात को? फ्रिक्शन के कारण कई सारी चीजें घिस जाती हैं, जल्दी क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं। जैसे गाड़ी में इंजन होता है, क्या होता है, इंजन, तो उसमें पिस्टन लगा होता है, पिस्टन बार बार क्या करता है, ऊपर नीचे करता है। ठीक, तो वो पिस्टन घिस ना जाए, ठीक है, इसलिए उसमें ऑयल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, ऑयल। तो घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करना है, फ्रिक्शन को क्या करना है, कम करना है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया, इंजन में, गाड़ी के इंजन में क्या डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, ताकि वो पिस्टन और उसका जो गियर है वो स्मूथली चल सके। नहीं तो वो चलते चलते अगर उसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो इतना गर्म हो जाएगा कि वो टूट जाएगा, अंदर में ही ब्लास्ट हो जाएगा हीट से। अगर हम उसमें ऑयल नहीं डालेंगे ना तो चलते चलते वो घिस जाएगा और टूट जाएगा अंदर ही, और हो सकता है वो फट भी जाए फ्रिक्शन के कारण। हालांकि मजबूत रहता है, नहीं फटेगा, लेकिन इंजन खराब हो जाएगा। पकड़ पा रहे हो? कभी कभी साइकिल, आप थे साइकिल चलाए हो नहीं, साइकिल के चेन, चेन में भी क्या डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है। अगर चेन में ऑयल नहीं डालोगे तो चेन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। तो ऑयल डालने से वो स्मूथली चलता है।
तो जब भी फ्रिक्शन को कम करना हो, जैसे कई जगह पे फ्रिक्शन कम करना पड़ता है, तो वहां क्या डाला जाता है? ऑयल या स्नेहक या लुब्रिकेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लुब्रिकेंट। पकड़ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं? कहाँ कहाँ घर्षण कम करने की जरूरत पड़ती है बताओ? कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है, और आप लोग एग्जांपल दो जहां फ्रिक्शन को कम करना ज्यादा जरूरी है, ना कि बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये जो पंखा चल रहा है इसमें बॉल बेयरिंग है, उसमें भी ऑयल या ग्रीस डाला जाता है, तब वो स्मूथली चलता है। अगर उसका ग्रीस खत्म हो जाए तो फिर आवाज करने लगता है, चन चन ऐसा करके आवाज करने लगता है, तो वो फ्रिक्शन के कारण करता है। हाँ, जो शटर आप खोलते हैं बंद करते हैं उसमें भी ऑयल लगाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। और बताओ, और बताओ। प्लायर, चिमटा देखे हो? प्लायर, प्लायर क्या बोलते हैं? पेंचिस। उसमें भी जब वो रख दो कहीं दिन, उसमें पानी लग जाए तो जंग लग जाता है, वो चलता नहीं है। फिर उसमें ऑयल डाल दो उसके उसमें नट में, तो वो चलने लग जाता है। सिलाई मशीन में ऑयल डालना पड़ता है, नहीं तो फ्रिक्शन के कारण जाम हो जाता है। पकड़ पा रहे हो? तो फ्रिक्शन को कम भी करना पड़ता है। अच्छा, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा? किस जगह पे फ्रिक्शन को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? देखो, फ्रिक्शन कम करने के लिए मैंने बता दिया। अब कौन सी ऐसी जगह है जहां घर्षण बढ़ा दें तो फायदा हो जाएगा? सड़क पे घर्षण बढ़ा दें, तो सड़क पे घर्षण बढ़ा दें टायर तो खराब हो जाएगा। नहीं, सड़क पे घर्षण बढ़ाना नहीं है, सड़क तो बनेगी नॉर्मल। हाँ, उसमें बनाते हैं तो नेचुरली वो फ्रिक्शन उसमें जम जाता है। अब जैसे ये टाइल्स है, तो देखो यही टाइल्स को आप वो पार्किंग में नहीं लगा सकते। इस टाइल्स को क्या नहीं लगा सकते? पार्किंग में। पार्किंग में जो टाइल्स लगती है वो फ्रिक्शन वाली लगती है, उसमें दाना दाना रहता है। देखो कि नहीं देखो? वो इसीलिए दाना रहता है ताकि कोई फिसले नहीं उस इलाके में जाके, तो दाना दाना रहता है जिससे वो क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ाता है। जैसे नीचे टाइल्स लगी है, वो वाली टाइल्स और इसमें अंतर देखना, उसमें थोड़ा सा गैप है, थोड़ा खुरदुरा है वो सरफेस, उसका रफ सरफेस है, इसका सरफेस स्मूथ है। वहां इसलिए ऐसा किया गया है ताकि कोई फिसले नहीं पार्किंग में। तो कई जगह पे फ्रिक्शन को बढ़ाया भी जाता है जानबूझ के, वहां फायदा उठाने के लिए। ठीक, पकड़ पा रहे मेरी बात को? और कहीं बताओ आप लोग जहां फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? थोड़ा सोचो साइंस के बारे में। सॉरी। बताओ और कहाँ कहाँ फ्रिक्शन बढ़ाना चाहिए? बाल में फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑयल लगाते हैं, तब बाल में कंघी क्या होती है? अच्छे से हो पाती है। हालांकि वो एक और रीजन है, बाल अच्छे दिखे इसलिए भी हम ऑयल लगाते हैं अलग अलग टाइप के। आजकल तो लोग प्याज का रस लगाते हैं बाल में, बाल झड़े नहीं या सफेद नहीं हो जाए। जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है जैसे मैं, हालांकि मैं नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो कई सारे तरीके, खैर। और बताओ ना एक आध एग्जाम्पल जहां फ्रिक्शन बढ़ाना हो या कम करना हो, अगर याद आ रहा है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रहा है कुछ याद? ठीक है। अच्छा, कभी पानी खींचे हो कुएं से? कुएं से पानी खींचे हो, वो फेंक कर, बाल्टी फेंक कर, तो वो जो घिरनी होती है गोल वाली, अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो और रस्सी में फ्रिक्शन ना हो तो क्या कभी जीवन में पानी खींच पाओगे कुएं से? फिर तो छलांग लगा के पानी निकालना पड़ेगा। तो वहां क्या है? फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो रस्सी में फ्रिक्शन होता है, घिरनी में कम रहता है, लेकिन रस्सी खुरदुरी रहती है, तो हम आसानी से पानी को क्या कर पाते हैं? खींच पाते हैं। ठीक। अगर उसमें कोई ऑयल लगा दे तो, उस घिरनी में कोई ऑयल ग्रीस लगा दे तो क्या होगा? खींचने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खिंचाएगा लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक, चलो आगे ले चलते हैं फिर। तो फ्रिक्शन या घर्षण के बारे में आप समझ गए। अब घर्षण के प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में लिखो घर्षण के प्रकार। इसका क्वेश्चन भी बताएंगे। इंग्लिश में लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला टाइप है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला टाइप इसका है, हिंदी में पहले लिख लो,
स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, चलिए इसके बारे में पहले लिख लो, फिर क्या होगा मैं समझाऊंगा, या लिखने से पहले एक डायग्राम बना लो, साथ साथ में एक डायग्राम बना लो मेरे। ठीक है, इसको इंग्लिश वाले बच्चे ले लेना स्टैटिक फ्रिक्शन, एरो बना के, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लो, वस्तु, वस्तु भी स्थिर, इंग्लिश में लिख लो स्टेबल ऑब्जेक्ट, स्टेबल ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाओ, बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब लिखो इसके बारे में 2 लाइन, पहले हिंदी में लिखिए फिर इंग्लिश में लिखेंगे, और फिर मैं समझाऊंगा इसका मतलब। घर्षण के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो हमको 3 प्रकार के घर्षण को पढ़ना है, फ्रिक्शन को पढ़ना है। लिखो स्थैतिक घर्षण पहला, तो हिंदी में लिखो, किसी सतह पर जब कोई वस्तु, किसी सतह पर जब कोई वस्तु गतिमान होती है, सॉरी, किसी सतह पर जब कोई वस्तु, किसी सतह पर स्थित किसी वस्तु को लिखना, किसी सतह पर जब एक इस, अरे यार एक बार पूरा कट करो फिर लिखो, जब एक स्थिर सतह पर, जब एक स्थिर सतह पर स्थित किसी वस्तु को, जब एक स्थिर सतह पर स्थित किसी स्थिर वस्तु को बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है, बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है, परंतु वस्तु गतिमान नहीं होती है, परंतु वस्तु गतिमान नहीं होती है, पूर्ण विराम, इस दशा में बल, इस दशा में बल, थोड़ा थ्योरी है पढ़ लीजिए, इस दशा में बल के बराबर और विपरीत दिशा में, इस दशा में बल के बराबर और विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, जो घर्षण कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखो, when an attempt is made to move, when an attempt is made to move on object laying, on object laying on a stationary surface, on a stationary surface, by applying force, by applying force, by applying force, but that object, but that object does not move, that object does not move, comma, in this condition the friction that acts, in this friction, sorry, in this क्या बोलना चाहिए, condition, the friction that acts, in this condition the friction that acts in the opposite direction and equal, in the opposite direction and equal to the force is called, to the force is called static friction, static friction।
ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से। स्टैटिक, देखो फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं, हम पहला पढ़ रहे हैं। पहला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है कि कोई एक सरफेस है, मान लो ये क्या है? सरफेस। ठीक है, ये येलो कलर का क्या है? एक सरफेस है, तल है या सरफेस है, और इसमें कोई भारी ऑब्जेक्ट वहां पे पड़ा हुआ है। क्या है? पड़ा हुआ है। और हम इसको क्या दे रहे हैं? इधर से धक्का दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। बल की दिशा मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं ना, फोर्स, धक्का देकर। लेकिन हमारे धक्का देने से ये हिल नहीं रही है। क्या नहीं हो रही है? हिल नहीं रही है। जैसे इस घर को अगर मैं धक्का दूं तो ये हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। तो घर क्या है? एक स्थिर वस्तु है और मेरे धक्का देने से ये हिल नहीं रहा है। तो वहां अपोजिट डायरेक्शन में जो घर्षण होगा उसको क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। वो इसलिए नहीं हिल रहा है ये वस्तु क्योंकि इस, एक तो ये भारी है, देखो इसका क्या है? वेट है। नीचे की तरफ क्या है? वेट है। तो वेट नीचे है तो ऊपर भी एक प्रतिक्रिया बल लग रही है, और इसमें फ्रिक्शन क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों, इसके वेट के कारण और इसके फ्रिक्शन के कारण हम धक्का दे रहे हैं तो ये जा नहीं रहा है। ठीक है, तो अपोजिट में एक बल काम करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि हमारे धक्का देने से वो नहीं जाएगा उधर, तो वहां कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्थैतिक घर्षण। जैसे मान लो कि कोई हट्टा कट्टा आदमी, आप उसको धक्का दे रहे हो, वो हिल नहीं रहा है, तो वहां क्या है? स्थैतिक घर्षण। हालांकि उसमें उसका वेट का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और फ्रिक्शन अपोजिट में क्या, कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन वही हट्टा कट्टा आदमी, इस टाइल्स पे हम अगर ऑयल गिरा दें और उसको धक्का दें तो धक्का होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण ही ये नहीं जा रही है वस्तु। अगर इस सरफेस पे हम ऑयल गिरा दें और वो चिकनी हो जाए तो आसानी से हम इसको क्या दे पाएंगे? धक्का दे पाएंगे। पकड़ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है कि नहीं? हाँ, घर के ऊपर इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये नीचे पिलर में लगा हुआ है। हाँ, पिलर के नीचे ऑयल हो और वो एक ऊपर सरफेस पे आ जाए तो हम धक्का दे सकते हैं घर को भी। जैसे मान लो इस घर को हम निकाल नहीं, मान लो कोई घर है उसको ऊपर ले गए, उसको रोड पे रख दिया और ऐसी चिकनी रोड बनाई है या उस पर ऑयल डाल दिया इतना ज्यादा, तो जब हम घर को धक्का देंगे तो घर आसानी से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन, मूव हो जाएगा। पकड़ पा रहे हो? तो फ्रिक्शन के कारण ही ये नहीं जा रहा है। तो जब आप किसी को धक्का दो और वो फ्रिक्शन की वो आप उसको मूव ना कर सको, वह कौन सा घर्षण काम करेगा? स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर आपसे कोई ताकतवर आ गया और इसका ताकत कम हो गया वस्तु का, तो अगर वो धक्का देगा तो ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिल जाएगा। जैसे मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 50 केजी का है। कितने केजी का? 50 केजी का मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 50 केजी। तो हम मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा जो क्लास 5 में पढ़ता है या क्लास 1 में पढ़ता है, अगर छोटा बच्चा इस 50 किलो की वस्तु को अगर इधर धक्का देगा तो उससे होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आप और हम जब बड़े हो गए हैं, हम इस 50 केजी की वस्तु को धक्का दें तो आसानी से उसको क्या दे पाएंगे? धक्का दे पाएंगे। तो वहां स्थैतिक घर्षण काम नहीं करेगा। तो यहां एक याद रखना, वहां सीमांत घर्षण काम करेगा। कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फोर्स काम करेगी। बड़े ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन को हम मजबूर कर दे, धक्का दे के उससे ज्यादा पावर लगा दे और वो हिल जाए, जैसे इसको धक्का दिए हम लोग, छोटा बच्चा तो इसको नहीं हिला पाएगा, हम लोग धक्का दिए तो ये हिल जाएगा, उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। तो उसको एक नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में पहले लिखो।
लिखो, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। स्थैतिक, इसी में नोट लिखना हिंदी में पहले, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी है, उसको भी कराऊंगा। इंग्लिश में लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, the maximum value of static friction is called limiting friction, limiting friction। ठीक, तो ये बात समझ में आई क्या कि हम इसको धक्का, कोई बच्चा इसको धक्का दे रहा है तो कौन सा घर्षण हो रहा है? स्थैतिक घर्षण, क्योंकि वो इसको हिला नहीं पा रहा है। लेकिन आप और हम इससे ज्यादा पावर लगा के धक्का देंगे तो ये हिल जाएगी, वहां कौन सी फोर्स आ जाएगी? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फोर्स। स्थैतिक घर्षण की अधिकतम वैल्यू, यानी कि इसको अब हिला दिया हमने, क्योंकि उसके पहले नहीं हिल रही थी, लेकिन फाइनली एक प्रेशर लगा के हिला दिया, तो वहां कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फोर्स। ठीक, चलो अब टाइप 2 पे चलते हैं। फ्रिक्शन का टाइप 2 देख लो। टाइप 2 को लिखो, इसको कहते हैं सर्पी घर्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्पी घर्षण। इंग्लिश में लिखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करते हैं ना स्लाइडर पे, बचपन में स्लाइडिंग किया कि नहीं किया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, चलो अब इसका भी एक छोटा सा वो बना लो पिक्चर, और फिर इसके बारे में लिखेंगे। ठीक, एक पिक्चर बना लीजिए। सर्पी घर्षण इधर होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इधर होगा। फिर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना। मोशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा में गति को क्या लिखोगे? मोशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा में गति। ठीक, अब इसके बारे में 2 लाइन लिख लो, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। लिखो सर्पी घर्षण के बारे में 2 लाइन लिखिए। किसी सतह पर, हिंदी में, जब कोई वस्तु गतिमान होती है, किसी सतह पर जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो सतह के समांतर और विपरीत दिशा में, तो सतह के समांतर और विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। जो घर्षण कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। इंग्लिश में, when an object moves, when an object moves on a surface, comma, on a surface, comma, the friction force that acts, the friction force that acts parallel and in the opposite direction, parallel and in the opposite direction to the surface, to the surface is called sliding friction, is called sliding friction। अब सुनना इसके बारे में ध्यान से। अब देखो, अब इससे पहले क्या पढ़े थे कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको धक्का दे रहे हैं तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो वहां कौन सा
घर्षण स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, ठीक, लेकिन फाइनली हम ज्यादा फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को हिला दिए तो कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फोर्स। अब इसका दूसरा टाइप कि हम ऑब्जेक्ट पे बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बल, और वो चलने लग गया। जैसे मान लो एक रिक्शा है या ठेला है, हम उसको धक्का दे रहे हैं वहां, तो वो चलने लग गया, ठीक है, तो वो कौन सा? वो बल की दिशा और गति उधर ही होगी, हम इधर धक्का देंगे तो वो उधर ही जाएगा। अपोजिट में जो फ्रिक्शन होगा उसके चलने से वो क्या कहलाएगा? सर्पी घर्षण। पहला टाइप समझे हैं? सर्पी, आप ये मत सोचना कि उसमें वो है स्लाइड करना, स्लाइड मतलब फिसलना या चलना, यहाँ स्लाइडिंग का मतलब चलना आगे। पहला तो ये पढ़े थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे और वो हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, तो वहां कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ऑब्जेक्ट हिल गया और चलने लगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पकड़ लिए बात को? ये है दूसरा टाइप। अब एक स्लाइडिंग ऐसा होता है कि हम फिसल पट्टी से स्लाइड करते हैं, वो अलग चीज है, उसको स्लाइडर बोलते हैं। हालांकि उसमें भी फ्रिक्शन होता है, बार बार फिसल पट्टी से आप चलोगे तो पैंट गर्म, मतलब कि थोड़ा सा पीछे क्या फ्रिक्शन हो जाता है, बचपन में हम लोग देखते थे गर्म पैंट गर्म हो जाती थी इधर फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि हीट जनरेट हो जाता था, फ्रिक्शन होता था, लोहा रहता था, बार बार उसको फ्रिक्शन करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस कर देता था, तो वहां भी फ्रिक्शन के कारण ही हीट प्रोड्यूस होता था। अच्छा, आप अपने दोनों हाथ को रगड़ते हो गर्मी ठंडी के दिनों में, तो फ्रिक्शन के कारण ही क्या पैदा होता है? हीट पैदा होता है। पकड़ पा रहे हो मेरी बात? फ्रिक्शन के कारण ही हीट पैदा होता है। माचिस में हम जलाते हैं तो फ्रिक्शन ना हो तो वो जलेगी क्या? तीली नहीं जलेगी, ये भी एक रीजन है, ठीक। खैर, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा? जब आप बल की दिशा में चलने लग जाएगी वस्तु, तो वो वहां कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? कहीं कोई समस्या है तो पूछ लो, और कोई आपका और क्वेश्चन है तो पूछ लो, या थ्योरी थोड़ा बोर लग रहा है? थोड़ा समझ तो आ रहा है ना? फिसल पट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन फिसल पट्टी में हम ग्रेविटी के कारण नीचे आते हैं, फिसल पट्टी में हम ग्रेविटी के कारण नीचे आते हैं। हालांकि वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ग्रेविटी के कारण नीचे आते हैं। वो आगे काम आएगा, अभी बताऊंगा कि कोई चीज को स्लाइड से नीचे लाएंगे तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, वो भी बताएंगे आगे। लेकिन अभी मान लो प्लेन सरफेस है और आप किसी को धक्का दिए और आगे चलने लगा, तो वहां कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण। ठीक, चलो नेक्स्ट तीसरा लिख लेते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे, फिर मैथ्स चालू करेंगे, ठीक। लिखो हिंदी में तीसरा, लोटनिक घर्षण। और इंग्लिश में इसको लिख लो रोलिंग फ्रिक्शन। इंग्लिश में इसको लिख लीजिए रोलिंग फ्रिक्शन। इसके लिए भी एक छोटा सा वो डायग्राम बना लो जो आसान है बहुत, ठीक है। ठीक है, एक वेट है जिसको आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ठीक है, एक वेट है जिसको आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, जैसे पानी वाला कुआं, कुआं में जो बाल्टी डालते हैं वो, ठीक है। और फ्रिक्शन इधर होगा लोटनिक या रोलिंग, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, आप खींचोगे इधर, बल इधर लगेगा, तो लोटनिक घर्षण उधर होगा, फ्रिक्शन उधर होगा, ठीक। लोटनिक घर्षण किधर होगा? प्लेन सरफेस पे नहीं होगा, वो रोल करना चाहिए, लोटनिंग मतलब रोल करना चाहिए, गोल घूमना चाहिए, हाँ। वो भी आ सकता है, जो बॉल जैसे हम भी ऐसे लोटने लग जाए तो हम क्या करेंगे? रोलिंग सरफेस करेंगे। कई लोग मन्नत मांगे रहते हैं तो लोट लोट के जाते हैं कि नहीं जाते, तो रोलिंग फ्रिक्शन करते हैं, ठीक। कई लोग मन्नत मांगे रहते हैं तो
पैदल चल देते हैं यहाँ से डोंगरगढ़, या ऐसे सो के बार बार लाइन खींचते हैं फिर जाते हैं, ये लोग ऐसे घूम घूम के जाते हैं। सबका अलग अलग मान्यता है, और क्या पता उससे उनको फायदा होता होगा। ठीक, खैर। चलिए, अब लूटनिक घर्षण आपको समझ में आ गया होगा इससे कि जैसे कुएं में हमने बाल्टी डाल दिया पानी के लिए और उसको रस्सी से खींचेंगे तो ये जो बन जाएगा वो लीवर बन जाएगा। तो उसको जब खींचेंगे तो जो यहाँ फ्रिक्शन होगा इस चक्री और रस्सी के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? लोटनिक घर्षण। क्योंकि ये चक्री पूरा घूम जाता है कि नहीं घूमता, ये चक्री पूरा घूम जाएगा तो उसको लोटनिक घर्षण बोलेंगे। कार का जो पहिया या बाइक का जो पहिया घूमता है वो भी लोटनिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फोर्स है। तो जो चीज पूरी घूम जाए चलने के दौरान उसी को रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनिक घर्षण कहते हैं। दो लाइन लिख लीजिए पहले इसके बारे में। हाँ, लिख लो जल्दी से। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतह के बीच व गति के विपरीत दिशा में, तो दोनों सतह के बीच व गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को, गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो फिर कंप्लीट हो जाएगा। When a spherical object rolls, when a spherical object rolls, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। On a surface, comma, the friction force between the two surface, the friction force between the two surfaces and in the opposite direction of motion is called rolling friction force, is called rolling friction force। देखो, रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ? सबसे पहले कुएं में हम पानी बाल्टी में पानी निकालते हैं तो जो चक्री घूमती है वो भी एक रोलिंग फ्रिक्शन का क्या है? उदाहरण है। कार, बाइक, साइकिल का पहिया रोड में घूमता है तो वो भी क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि पूरा घूम जाता है ना वो 360 डिग्री। आप और हम रोलिंग फ्रिक्शन करते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन करते हैं? अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन करते हैं। ठीक। स्थैतिक घर्षण कहाँ होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ होगा? जब कोई चीज को हम धक्का दे और वो हिले नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन आजकल ज्यादा चलता है, जैसे मोटर, ये पंखा में भी रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका बेरिंग घूम रहा है पूरा तो रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है। मोटर जो घूमता है वो भी रोलिंग फ्रिक्शन से घूमता है क्योंकि बेरिंग घूम रहा है। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। समझ में आया क्या? चलो, इसके आगे का आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइव जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।